गुड मॉर्निंग सभी को। क्या अभी आवाज आप सभी तक क्लियरली पहुंच रही है? अगर आवाज आप सभी तक अच्छे से पहुंच रही है, वीडियो आप तक अच्छे से क्लियरली पहुंच रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है करुणा, ऑल क्लियर। आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे से गुड मॉर्निंग भाई। इतनी ठंड में आप सब बैठे हुए हैं और इतनी ठंड में आप सब लोग मेरी क्लास ले रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हम 10 मिनट 15 मिनट पहले ही कर चुके हैं, इसलिए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। चलिए गणेश जी का नाम लेकर काम को शुरू किया जाए। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल विषय पर आ जाते हैं। हर स्टूडेंट को 10 यूनिट है, 10 यूनिट में बराबर समय देना, ये बातें पता है, फिर भी एक बार बता दिया। मध्य प्रदेश पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो 44 नंबर तक का, 45 नंबर तक का आ सकता है। फिर हमारे पिछले एग्जाम हमने इस सीरीज में किया क्या है, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं एक स्पेशल क्लास के नाम से। तो देखिए, जब हमने इस कोर्स को बनाया था तो हमारा माइंडसेट तब और आज कैसा था वो मैं आप सभी से शेयर करता हूं। हमारा माइंडसेट इस तरीके का था कि 10 यूनिट का जो सिलेबस है वो तो हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा ही दें, ताकि हमारा स्टूडेंट एक आम स्टूडेंट जैसा बाकी सारी चीजें कवर कर पाए। उसके बाद फिर हमने उसे ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में देने के लिए, उसे पास कराने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक स्पेशल क्लास बनाई, जिसमें केवल हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं जो सीधे एग्जाम में उठ करके आने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये स्पेशल क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसे जरूर रिवाइज कीजिए, घोट करके रखना है, ये वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस को, जब क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया था कि हमारे एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसमें कोर्ट केसेस की बात की जाती है। तो वैसे ही एक कोर्ट केसेस वाले टॉपिक पर आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं। आप सबको याद हो तो मैं आप सभी को ये बात पिछली क्लास में कह रहा था, जहां वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था, कि हमने हमारे संविधान के 100 आर्टिकल्स को सीधे तौर पर रट रखा है, आप सभी ने रट रखा हुआ है। याद कराते हुए मैं बता दूं कि 1 से लेकर 62 तक के सारे आर्टिकल्स आपको पता है, याद है, रटे हुए हैं। प्लस 243 आर्टिकल के अंदर ए और बी सी डी ऐसे जो आर्टिकल्स थे, वहां से हमने 23 आर्टिकल सीधे रटे, और फिर छोटे मोटे एक दो इधर उधर के जो आर्टिकल्स होते हैं वहां से हमने बाकी के कुछ आर्टिकल्स करके लगभग 100 आर्टिकल्स आप सभी ने रट रखे हैं। तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। दिव्या ने कहा था कि सर आप हमें हाई कोर्ट के और जो साथ में राज्यपाल वाले आर्टिकल्स हैं वो भी रटवा दीजिए, तो ये मैं 1-2 दिन में आपको रटवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बातें शुरू करते हैं खूब सारे कोर्ट केसेस पर। सबसे पहला कोर्ट केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको केवल और केवल शांति और धैर्य के साथ बातों को सुनना है। यहां से फैक्चुअल बातें क्या एग्जाम में आई हुई हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं। फैक्चुअल बातें इस तरीके से आती हैं, केशवानंद भारती केस किस बात से रिलेटेड था, किस विषय से रिलेटेड था, इसका रिजल्ट क्या रहा, या संविधान में इसने क्या चीज चेंज करने पर या क्या चीजों के मील के पत्थर स्थापित करने में ये सक्षम रहा, ये किस अनुच्छेद से संबंधित था, किस साल में ये घटना घटित हुई है, ये कोर्ट केस किस साल में आया। कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले मेंस, मतलब 2022 का जो मेंस था पिछले के पिछले में, उसमें तो उसने हद पार करते हुए एक कोर्ट केस में, बेरूबारी कोर्ट केस में जज का नाम पूछ लिया था। तो वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, इतना हमें नहीं जाना, लेकिन हमें बेसिक खूब सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर वो एक ट्रिकी प्रश्न था, अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज होता या उस बच्चे को सारे जजों में से थोड़े बहुत जजों की बेसिक जानकारी भी होती तो वो आंसर हो जाता। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे जो मूलभूत कोर्ट केस है। मैं आपको 20 के आसपास कोर्ट केसेस बताऊंगा, लेकिन उसमें से जो खास खास है उनकी डेप्थ तक आपको लेकर जाने वाला हूं। सबसे पहला कोर्ट है, केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कोर्ट केस है क्या, ये क्या कहता है, या इसके अंदर क्या हुआ था, थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं। कोर्ट केस में ये मूल बात है कि हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होगी तो हम उसके अंदर क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं, क्या विवाद रहा, उन पर अच्छे से बात कर पाएंगे।
तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये क्या था, ये कौन है यार, ये केशवानंद भारती दिमाग में बहुत खराब करता है, ये क्या कहानी है। केशवानंद भारती नाम के एक गुरु हैं, इनका नाम केशवानंद भारती नहीं है, इनका नाम क्या है उस पर चलते हैं। इन गुरु का नाम है श्रीपाद। क्या नाम है? श्रीपाद। अब गालों से याद रख लेना, गोरवल्ल है ना, गोरवल्ल, ये याद रखो। और नहीं याद रखना है तो केवल इतना सा याद रख लो, श्रीपाद। और इनका सरनेम है केशवानंद। क्या नाम है? केशवानंद। ये जैसे कि हमारे ब्रह्म समाज, जैसे आर्य समाज, वैसे ही एक पीठ है, जैसे कि आपने बहुत सारी पीठें सुनी होगी, शंकराचार्य पीठ, ऐसे ही अनेक अनेक पीठ भारत में संचालित हैं। उनमें से एक पीठ क्या होती है? एक समूह, जहां कुछ एक विचारधारा का पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। तो उस एक संस्था के, आप पीठ वीठ पे मत जाओ, संस्था कह देता हूं मैं सरल सा, एक संस्था के प्रमुख थे। और केरल में इनका जो आश्रम है, इनका एक आश्रम है, ये गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं धर्म की, धर्म के विषय में, जो भी विषय पर, बहुत सारी बातें विषय पर फोकस करने का काम करते हैं। एक संस्था थी जिसके पास बहुत सारी जमीनें थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जमीनें इस संस्था को दान की हुई थी। तो आपको बेसिक एक जानकारी हमें यह रहे कि केशवानंद भारती कहानी क्या चल रही है। केशवानंद भारती जी का एक आश्रम है और इनका मूल नाम तो कुछ और है, इनका सरनेम है केशवानंद, जिससे ये केशवानंद भारती केस बना। तो याद रखना है, केशवानंद भारती जो है केशवानंद। अब क्योंकि नाम थोड़े से केरल की मलयालम भाषा में इसलिए कठिन हो सकते हैं, इसलिए सरल तरीके से लोगों ने इसे केशवानंद प्रेजेंट कर दिया है। तो किस जगह की बात हो रही है, तो के से केशवानंद और के से केरल, ये तो आपको पहले ही याद हो जाए कि केरल की बातें चल रही है, क्योंकि शुरुआत में जो कोर्ट केस जाता है वो केरल में जाता है और फिर केरल से जाकर के वो जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। खैर केरल कोर्ट में तो कोई केस ज्यादा चला ही नहीं। मूल मुद्दा क्या था? आजादी के बाद, या आजादी में जब हमारा संविधान बना, तो वहां हमें कुछ अधिकार दिए गए थे, और वो अधिकारों में एक अधिकार था हमारे धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं पर करों की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध्य रूप से प्रबंधन की स्वतंत्रता, माने हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई। साथ में हमें एक विधि की स्वतंत्रता, कि भाई विधि जो है सबके लिए, कानून जो है वो सबके लिए बराबर रहेगा। प्लस हमें स्वतंत्रता दी गई अपना बोलने, उठने, बैठने, खाने पीने की। तो मौलिक अधिकारों में हमें कुछ बेसिक स्वतंत्रताएं दी गई थी। इस केशवानंद भारती जी जो आश्रम चलाते थे, उस आश्रम और उस संघ के पास बहुत सारी जमीनें थी। केरल की सरकार उस समय एक कानून लेकर आती है और उस कानून के माध्यम से केशवानंद भारती आश्रम की कुछ जमीनों पर, सारी नहीं, कुछ जमीनों पर कब्जा किया जाता है, या उन जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। शिवदयाल वाला रोड स्वामी जैसे जमेश दून करवा, क्या पता नहीं कपिल आपने क्या लिखा, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं आपका मैसेज। तो केशवानंद भारती जी, अब मूल मुद्दा दिमाग में सेट हो जाए कि एक धार्मिक संस्था है जिसके पास कोई जमीन है जो कि लोगों ने उसे दान दी है, और किसी एक निश्चित धर्म का पालन करने, निश्चित धर्म का प्रचार करने के लिए वो संस्था काम करती है। केरल की सरकार एक कानून बनाती है जिसके माध्यम से उस संस्था की कुछ जमीनों का अधिग्रहण सरकार कर लेती है कि इस जमीन पर अब सरकार का अधिकार होगा। क्योंकि विवाद इस विषय पर है कि सरकार या तो केरल के सारे जितने भी संस्थान हैं, जितने भी धार्मिक संस्थान है, सबकी जमीन ले ले, तो फिर कोई बात नहीं भाई, सबकी ले रही है, या फिर सरकार उसके बदले में पैसे दे दे, या फिर धर्म की ही जमीन क्यों ली जा रही है, सारे धर्मों की ली जाए, एक धर्म विशेष की क्यों ली जा रही है। इस तरीके से एक विवाद जन्म लेता है, और विवाद जो है वो इस मुद्दे पर आता है कि केरल की सरकार ने इस विशेष धर्म को कमजोर करने के लिए, या इस विशेष धर्म की जो विशेष जमीन है उस पर अधिग्रहण कर लिया है।
तो एक तरफ पक्ष हो जाता है केरल की सरकार और दूसरा पक्ष होता है केशवानंद भारती आश्रम। समझ आ गया? ये श्रीपाद आश्रम के नाम से जो आश्रम चल रहा है ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है कि जब कोई व्यक्ति राज्य की सरकार से फाइट करता है तो फिर वो केस राज्य की सरकार तो सुनती नहीं है, केंद्र की मतलब सेंट्रल में है, सुप्रीम कोर्ट में वो सुना जाता है। तो ये मूल मुद्दा आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब ये केस चलता है तो बहुत समय तक लंबी लंबी लड़ाइयां चलती है और सरकार अपना पक्ष रखती है कि भैया हम तो जो है वो हम तो जनता के मतलब लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें संविधान ने ये कहा है, आर्टिकल 46 में आपने कहा, आर्टिकल 37 में आपने कहा या संविधान ने कहा, ये नीति निर्देशक तत्व की बात करके राज्य अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि भैया नीति निर्देशक तत्वों में बार बार ये बात की गई है कि संसाधनों का जो संसाधन सरकार के पास, राज्य के पास है, उनका सब जनता में बराबर बराबर वितरण हम करें, सब लोगों के आर्थिक विकास पर हम काम करें। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये तो हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तब भारत के इतिहास की आज तक की, उसके बाद कभी इतनी बड़ी बेंच बनी नहीं, 13 जजों की एक बेंच बनती है और वो एक कोर्ट का फैसला सुनाती है और वो कहती है कि ठीक है चलो अब जो बातें हो चुकी हैं वो विषय पर फोकस ना करें, और एक तारीख आपको याद रखनी है 2/4/1973, इस तारीख को फैसला आता है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। तो मूल मुद्दा क्या हो जाता है, आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इसके आगे की थोड़ी सी और बात आपको बता देता हूं। इससे पहले कि जब ये कोर्ट केस में चल रहा था, सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए 24वां संविधान संशोधन कर लिया था। 24वां संविधान संशोधन कर लिया था और 24वां संविधान संशोधन के तहत ये कह दिया गया था या ये बात हमारे संविधान में जोड़ दी गई थी कि हमारी कोर्ट किसी भी विषय पर पुनर्अवलोकन नहीं करेगी, हमारी सरकार कोई भी कानून बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन या उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो यहां से एक बात आपको सीख लेनी है, एक संशोधन हमारे संविधान में कर दिया जाता है और वो संशोधन ये कर दिया जाता है कि सरकार जो है या संसद, यहां संसद शब्द ज्यादा उचित है, संसद किसी भी मौलिक अधिकार में हनन कर मौलिक अधिकार का परिवर्तन कर सकती है और सरकार जो है जो भी परिवर्तन करेगी उसके विरुद्ध कोर्ट भी कोई निर्णय नहीं सुनाएगी। तो अब बेसिक आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी बात बैठने लगी होगी कि यार मुद्दा जो है वो था तो कुछ और से कुछ और हो जाता है, क्योंकि इससे पहले एक कोर्ट केस हो चुका था। कौन सा कोर्ट केस हो चुका था? 1967 में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस कोर्ट केस में आज तक की उस इतिहास की सबसे बड़ी बेंच ने यह कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए सरकार ने 24वां संविधान संशोधन करते हुए ये कहा कि नहीं भाई, संविधान में संशोधन करने का अधिकार पूरी तरह सरकार के पास है और सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यहां शायद आपकी सीटी पीटी गुल या दिमाग खराब हो सकता है, मैं थोड़ा विस्तार से इस बात को आगे बताऊंगा, लेकिन ये याद रख लो कि गोलखनाथ केस में, गोलखनाथ बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1967 में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संसद जो है वो संशोधन कर सकती है लेकिन वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो सरकार को इसे बदलना था,
इसलिए उसने 24वां संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन से इस बात को जीरो घोषित कर दिया कि नहीं, सरकार का अधिकार है भैया, सरकार चाहे तो किसी भी आर्टिकल में, मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है। अब ये केशवानंद भारती केस उसके बाद का है। केशवानंद केस में कहा गया कि हाँ भाई, ये बात तो सही है कि सरकार जो है वो किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन केवल इतना कर सकती है कि जिससे संविधान के मूलभूत चीजों में परिवर्तन ना हो और फिर एक नई संरचना, एक नया कॉन्सेप्ट इस केस के रिजल्ट से जन्म लेता है। और वो जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि एक मौलिक ढांचा होगा। क्या होगा? मौलिक ढांचा, जिसको छोड़ करके सरकार किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है। तो क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियरली बैठ गई है कि हमारी केशवानंद भारती केस के रिजल्ट में कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, सरकार या संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कहा उस कोर्ट ने? कि संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक मूलभूत खाका जो हमारे संविधान का है, जो सिद्धांत हमारे संविधान में मूल है, तो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इस दिन से मूलभूत ढांचे का सिद्धांत नाम की एक नई व्यवस्था भारत में लागू हो गई और तब से लेकर आज तक ये बना हुआ है कि सरकार कुछ भी कर ले, वो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। या संसद की संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट इस केस से जन्म लिया। खैर, इस केस की एक बात यह थी कि 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय आया था और उन्होंने कहा कि अब हम भूतलक्षी प्रभाव से इस बात को लागू नहीं कर सकते, तो जो हो चुका है उसको हम नहीं देखेंगे, अब आगे इस बात का पालन किया जाएगा। इस कारण केशवानंद भारती जी की तो जमीनें चली गई, वो सरकार ने जो जब्त कर ली थी, राष्ट्रीयकरण हो गया था, जो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, वो तो खत्म था। उस केस को केशवानंद भारती हार जाते हैं, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली की जीत होती है कि भाई अब इस सिद्धांत का पालन हर एक विषय में, हर एक टाइम पर सरकार को करना होगा। क्या आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं सेट करना चाहता था कि केशवानंद भारती केस था क्या और उसकी मूल विशेषता या उसने मूल रूप से क्या करा, ये आपको समझ में आ जाए? तो यहां आपको लग रहा होगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस विषय में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे पर वरीयता दी गई। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार में पूछ लिया गया। अब इस तरीके का प्रश्न नहीं बनेगा, अब आएगा दूसरा और उससे अपडेटेड वर्जन वाले प्रश्न, और उसमें आपको ये मौलिक ढांचे या ऐसे वाले प्रश्नों पर फोकस करना है। हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्या ये बात जम गई। तो मैं अब आगे बढ़ू, थोड़ा सा दूसरे और केसेस के बारे में आपको बताऊं ताकि और ज्यादा आपको जानकारी मिल सके। एक हमारा बेसिक केस जो है वो आपको याद रहे कि केशवानंद भारती जो केस है वो केरल राज्य के साथ लड़ा गया, या केशवानंद भारती गुरु द्वारा केरल राज्य के बीच में लड़ा गया कोर्ट केस था, जिसका निर्णय जो है वो 1973 में दिया गया। इसमें मूल विवाद के विषय जो थे वो 4 थे, आर्टिकल 14, 19, 21 और 31। इन 4 आर्टिकल्स को मूल भूमिका में रखा गया। इनमें परिवर्तन करने की संसद की क्या शक्ति है, इस पर बात हुई। 13 जजेस की जो सबसे आज तक की सबसे बड़ी बेंच है
इसमें कौन सबसे, देखो 13 जजों के नाम रट पाना तो मुश्किल है, लेकिन उस जज में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसका प्रमुख बनाया जाता है उसको, जब भी कोई चीफ जस्टिस उसका हिस्सा होता है तो वो प्रमुख हो जाता है। तो न्यायपालक सर्वमित्र सीकरी, क्या नाम है इनका, सर्वमित्र सीकरी, ये मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, ये हमें याद रख लेना है। कहीं कहीं पर एस सीकरी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो एस एम सीकरी या एस सीकरी ये एक ही बात है। सर्वमित्र सीकरी इस समय पे जज थे, मूल विषय यही है। आपको याद रखना है कि इसका मुद्दा था मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। ये पहला पॉइंट कि भाई सरकार क्या डीपीएसपी का पालन कराने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, संविधान की मूलभूत संरचना है या नहीं। इस केस में इन दो मुद्दों पर बातें की गई। क्या इसी केस में सारे मूल ढांचे को बताया गया, इसमें कितने मूल ढांचे, ठीक है, वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कोर्ट ने जब इस केस का फैसला दिया तो उन्होंने केवल 5 चीजों को, 5 पॉइंट्स को, 5 शब्दों को, मैं इसको ब्लैंक पेज पे लिख दूं, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में केवल 5 सब्जेक्ट्स को मूल ढांचे के अंदर शामिल किया गया था कि ये 5 चीजें मूल ढांचे होंगी। लेकिन इसके बाद फिर धीरे 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 एक एक करके अलग अलग समय पर मूल ढांचे में चीजें जुड़ती गई। जैसे मिनर्वा मिल केस आज ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मिनर्वा मिल केस में एक ढांचा जुड़ा, फिर धीरे 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 मेनका गांधी केस में एक जुड़ा, धीरे 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 एक एक करके वर्तमान पर अगर हम आ जाएं तो वर्तमान में मूल ढांचा शब्द में 19 चीजों को, 19 चीजों को जोड़ दिया गया है। वर्तमान में मूल ढांचे में कितने तत्व शामिल हैं, तो 19 तत्व शामिल हैं। केशवानंद भारती में केवल 5 चीजों को मूल ढांचा बनाया गया था, उसमें से 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे भारत का संघात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचे में अगर कोई परिवर्तन करने के लिए संसद कानून बनाती है तो उसको ऐसा कानून बनाना होगा जो वर्तमान ढांचे को बिगाड़े ना। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर जैसे मूलभूत ढांचे के समान आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे भारत का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, इसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में पॉइंट जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में ऐसा परिवर्तन करना होगा जो उसके मूल स्वरूप को ना बदले। मौलिक अधिकारों में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मौलिक अधिकार अब हमारा ढांचा है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसमें इतना ही परिवर्तन किया जा सकता है जो उसकी स्वरूप को ना बदले। क्या मेरी बातें सब लोगों के दिमाग में सेट हो रही है? ऐसे एक एक करके 19 पॉइंट धीरे धीरे सरकार ने या कोर्ट ने इसमें जोड़ लिए हैं। क्या दिव्या आपका डाउट क्लियर हो गया? आगे और भी केसेस में बताऊंगा, ये तो पहला केस है बेटा, मैं तो 20 पढ़ाने वाला हूं आपको। अब खैर मैं सब पे इतनी डीप में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सारे क्लियर करना चाहूंगा। चलो, ये करुणा का मैसेज, टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है बेसिक स्ट्रक्चर। नहीं करुणा, बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टाइम पर डिसाइड नहीं होता है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, वही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, उसमें चीजें धीरे धीरे एड ऑन होती रहती हैं, धीरे धीरे समय समय पर और चीजें जोड़ी गई हैं। तो आप सबको ये पहला कोर्ट केस जो हमने पढ़ा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, पहले तो केरल राज्य था फिर भारत संघ बना, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर ये सेट हो तो हम दूसरे कोर्ट केस पर बात करते हैं। चलिए अगले वाले कोर्ट केस पर चलते हैं। अगला वाला कोर्ट केस आपके सामने है, ये मैंने जानबूझकर दूसरी वैरायटी का कोर्ट केस ले लिया, ये अंदर की डीप बात है क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है ना। तो चलिए अब दूसरा केस जो है वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के विवाद पर आते हैं। ये क्या लोचा है, ठीक है। क्या हम पहले वाले पॉइंट को छोड़कर अब दूसरे वाले पॉइंट पर बात करना शुरू करें? आप सभी को पहला पॉइंट केशवानंद भारती क्लियर हो गया होगा, सेट हो गया आपके दिमाग में। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे क्या है हमारे सामने? एक केस है जिसका नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस
1978 का है। कब का है ये? 78 का। तो पहले तो ये रटा जाए कि केशवानंद भारती 73 का था, उसी में यूं कर दो तो 78 बन गया है। बड़ा आसान है। 73 और 78 ये दोनों केस बहुत खतरनाक केस रहे। ये एक ही आर्टिकल से रिलेटेड है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आर्टिकल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अब इस मूल केस की विषय वस्तु को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा डीप ले चलता हूं। मूल बात समझाना है, इसलिए थोड़ा बाहर की बात पहले, ये केस हुआ क्यों, क्या था, ये समझो। अब ये समझो कि 1977 तक भारत में एक सरकार थी, जो कि उस समय में कही जाती थी कि तानाशाही सरकार हो गई है, और उसने अपने आप को स्टेब्लिश करने, स्थापित करने के लिए बहुत सारे संविधान संशोधन कर लिए थे। मिनी संविधान संशोधन हो चुका था 1976 में। सरकार अपने हिसाब से चल रही थी, कोर्ट उसे रोकने की कोशिश करती है अलग अलग केसेस में, और एक लीन मार्क मेनका गांधी केस में भी आता है। आप सबको पता होगा कि इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना कारण बताए, बिना कुछ किए, और लोगों को खूब खूब समय जेल में बंद रखा जाता था। पृष्ठभूमि ऐसी हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं 1977 की। 77 में मेनका गांधी ने एक पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट जो है वो एक पहचान पत्र होता है, जो भारतीय नागरिकों की पहचान विश्व में प्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1977 के जुलाई महीने में इनका पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और कहा जाता है बिना कारण बताए इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाता है। मेनका गांधी के बारे में आप सबको पता हो कि बाद में केंद्रीय मंत्री भी रही है, मतलब केंद्रीय मंत्री के विषय स्तर तक के लेवल के व्यक्ति की बात हो रही है। फिर ये मेनका गांधी वो है क्या, जो पीलीभीत से सांसद संजय गांधी, हाँ, सब क्लियर है, राज्यसभा सांसद रही भैया, ये वही है। चलो, आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, तो वो सरकार से कारण पूछती है कि भाई मुझे कारण तो बताया जाए। कारण जब पूछा जाता है तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐसे में ये केस कोर्ट में होता है, और कोर्ट में एक केस शुरू होता है कि, और केस का विषय अब आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि क्या सरकार कुछ भी कर सकती है? क्या सरकार किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की रोक लगा सकती है? मेनका गांधी का पक्ष होता है कि आर्टिकल 21 में मुझे जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें ये भी तो स्वतंत्रता है कि मैं अपने हिसाब से रहूं, जीऊं, खाऊं, पीऊं, ये सब स्वतंत्रताएं हैं। मेरे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं उस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। सरकार अपना पक्ष रखती है, सरकार का पक्ष भी सुना जाता है। याद रखिएगा, सरकार जब अपना पक्ष रखती है तो वो कहती है कि भाई हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका पासपोर्ट या इनका यहां होना, इनका कोर्ट में प्रस्तुत होना, या इनकी पुलिस के सामने गवाही देना, और ये सब निजी स्वतंत्रताएं छोड़ करके हमारी स्वतंत्रता, मतलब कानून को, जनता के हित में हमने ये काम किया, सरकार अपना इस तरीके से पक्ष रखती है। तब बहुत बड़ा एक विवाद होता है। आपको बैकग्राउंड इसीलिए बताया था मैंने कि उससे पहले खूब सारे लोगों को सरकार ने बिना किसी कारण के जेल में बंद किया था, तो क्योंकि ये सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर रिजल्ट आता है मेनका गांधी केस में। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ये एक फैसला सुनाता है कि भैया, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं व्यक्ति को, आप किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट नहीं छीन सकते, उसे घूमने जाने, रहने, बसने, इन सब खाने पीने से रोका नहीं जा सकता। तो अगर ऐसा होता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और मौलिक अधिकारों का हनन सरकार नहीं कर सकती है, या संसद भी नहीं कर सकती। इसलिए जल्दी से जल्दी मेनका गांधी का पासपोर्ट दे दो भैया, और ये अब नहीं होना चाहिए। तब
कोर्ट जो फैसला सुनाती है उस फैसले में जो कहा जाता है वो बहुत काम का बात है। वो कहती है कि ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में लिखा है ना, इसका केवल इतना सा मतलब नहीं है कि किसी को आप शरीर से नहीं रखोगे, उसकी निजता का हनन करना। अब यहां से एक नई चीज जन्म ले लेगी, है ना, ये यादें रखना चीजें। उसकी निजता का हनन करना, उसको किसी भी प्रकार से दबाव डालना, उसका पासपोर्ट जब्त कर लेना, ऐसी 15-20 बातें कही जाती हैं। ये भी उसकी निजता के अधिकार या उसकी आर्टिकल 21 की स्वतंत्रताओं में शामिल है। तब आर्टिकल 21 की व्याख्या हुई और उस व्याख्या में कहा गया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आती है, अर्थात सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। सरकार की चीजों को बदल दिया गया। क्या आपके दिमाग में ये मूल रूप से बात सेट हो पाई? खैर 1978 में जब इस केस का रिजल्ट आता है तो कोर्ट में जज कौन थे? तो जज तो बहुत सारे थे क्योंकि एक बेंच बनती है 11 जजों की, लेकिन उसमें मूल रूप से याद रखना आपको हमीदुल्ला बेग, ये उस समय चीफ जस्टिस रहा करते थे, याद रखना, हमीदुल्ला बेग, इनकी इस बेंच ने ये फैसला सुनाया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसलों में एक माना जाता है। क्या आपके दिमाग में बेसिक बातों में सेट हो गई? क्योंकि प्रश्न यहां से सीधे थोड़ी आते हैं, यूं पूछ लिया जाता है कि निजता के अधिकार के तहत क्या क्या चीजें शामिल हैं। खैर बाद में मैं बताऊंगा आपको, जब एमसी मेहता केस में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां कोर्ट ये कहेगी कि लोगों का सांस लेने का जो अधिकार है ना, स्वच्छ पर्यावरण का होना, ये भी लोगों की निजता के अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो वो चीजें और बढ़ जाती हैं, लेकिन बेसिक चीजें आपको यहां से याद रखनी है। क्या इसी में विदेश यात्रा को आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया? वेरी गुड बच्चा, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार कहां, किस आर्टिकल के तहत है? तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत है। अब यहाँ गलती ये होती है कि हम 19 सोचते हैं, क्योंकि 19 में घूमने बसने और संचरण करने की स्वतंत्रता नहीं, वो 21 के तहत के कोर्ट ने डिफाइन की थी, इसलिए हमें 21 याद रखना है। क्या आप सब लोगों के माइंडसेट थोड़े ठीक ठाक चल रहे हैं? ये दोनों केसेस आपके दिमाग में हो गए हैं? यहाँ रुककर मैं एक बात आपको बता देता हूं। आप सबको प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के कौन से 3 आर्टिकल्स को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको एक अच्छा वाला, मतलब बड़ा वाला डेयरी मिल्क मिलने वाला है। जल्दी से फटाफट आंसर करो, 10 सेकेंड का समय आपको दिया जाता है। मेनका जी विदेश ही जा रही थी शायद, अब वो कहीं भी जाए बच्चा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मूल मुद्दा जो था वो हमने समझ लिया। वंदना आपने कहा 19, 20, 21, नहीं बच्चा, दिव्या तुक्का मार रहे हो सब लोग, नहीं 19, 20, 21 ये किसने कहा है? साक्षी ने कहा 14, 19 और 21। भाई ये साक्षी का क्वेश्चन पूरी तरह सही है, आंसर सही है। 14, 19 और 21 को भारतीय संविधान में स्वर्णिम त्रिभुज अधिकार कहा जाता है या स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आप सबको ये बहुत अच्छे से रट करके रखना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। क्लियरली आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अगली स्टेप पे चलते हैं। हमने 2 मूल विवादों की बात कर ली। अब आते हैं गोलकनाथ बनाम भारत संघ या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्ट केस रहा जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई। अनुच्छेद और 21 और 19 की स्वतंत्रताओं की बात की गई। इससे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा, बहुत कठिन हुआ करता था एक क्वेश्चन पहले, इसको हमने सामने लिख दिया है। अधिनिर्णय का सिद्धांत कोर्ट ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनिर्णय के सिद्धांत का पालन किया गया? तो याद रखना वो गोलकनाथ केस था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है और कितनी है, इस विषय पर मूल विवाद था। मैं थोड़ी आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर देता हूं कि ये गोलकनाथ केस है क्या। पंजाब राज्य
के अंदर दो लोग थे, दो भाई थे, और वो भाइयों के नाम आपको याद रहेंगे नहीं, इसलिए मैं एक्स और वाई लिख देता हूं। उनका जो सरनेम है वो गोलकनाथ है, दोनों के दोनों अंग्रेजी नाम है गोलकनाथ, है ना। ये कोई गोलकनाथ कोई मतलब संत फंत वाली बात नहीं है भैया, यहाँ सीधी सिंपल सी लॉजिक पर बात करना। एक्स और वाई या एरिक और सिमुलस नाम के दो जो भाई थे, उनका सरनेम गोलकनाथ है। इनके पास पंजाब में 500 बीघा जमीन थी। कितनी बीघा जमीन थी? 500 एकड़ जमीन हुआ करती थी। पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया और कानून में कह दिया कि भाई हमारे पंजाब में किसी भी व्यक्ति के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। जिसके पास में भी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, उसकी एक जो जमीन है वो सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी, अधिग्रहित कर ली जाएगी। मूल मुद्दे को समझना है भैया, बहुत ध्यान से सुनना। तो पंजाब के दो भाई जिनके पास में 500 बीघा जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, वो तो फंस गए, क्योंकि भाई उनकी तो सारी जमीन सरकार जब्त कर लेगी। अब उनके पास तो केवल 30 एकड़ बनेगी, मतलब जो आदमी कल 500 एकड़ का मालिक है, आज वो 30 का मालिक हो जाएगा। सोचो। अब ये जाते हैं कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाते हैं कि भैया ऐसे तो सरकार जो है हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, और आर्टिकल 13 में लिखा है या आर्टिकल 32 में लिखा है कि हमारे जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और हम आ गए सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दिलाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है कि क्या सरकार, तो मूल मुद्दा समझना, क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे? क्योंकि उस समय हमारे संविधान में ये दो स्वतंत्रताएं देने के साथ संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार हुआ करता था। तो संपत्ति रखना, संपत्ति को का उपयोग करना, ये सारे अधिकार थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गोलकनाथ केस में कोर्ट का जो मुद्दा था या कोर्ट की जो विचारधारा रही, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार जो हैं वो मूलभूत जरूरत है मनुष्य की, इसलिए मौलिक अधिकारों का संशोधन भी नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ केस का रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब संसद कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करे। तो मौलिक अधिकार का हनन या उनका संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये कहां कहा गया था? ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। आपके दिमाग में बहुत स्टोरी, अब खूब डीप में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो आपको गोलकनाथ केस की मूल बात याद आ जाए कि उसमें कह दिया है कि सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगी या कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं करेगी। ठीक है। खैर, इस बात को सरकार ने पलट दिया 24वें संविधान संशोधन से। 24वें संशोधन में उन्होंने तो साफ ये लिख दिया कि इन्होंने ये जो कहा है ये हम मानेंगे नहीं, और कोर्ट हमारी किसी भी चीज पर दखल नहीं दे सकती, पुनर्वलोकन भी नहीं कर सकती, ये भी छीन लिया गया। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं किया जा सकता। ये फैसला कहां पर आया था? गोलकनाथ में। और याद रखना, इसी फैसले को पलटा जाता है केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती में कोर्ट अपने ही फैसले को पलटती है जो कि गोलकनाथ में था। गोलकनाथ उस समय की सबसे बड़ी बेंच का फैसला था, 11 जजेस की। इसलिए केशवानंद भारती में अब 13 जज बैठे और उन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं भाई, संसद कोई अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, और संशोधन करना सरकार की मूल अवधारणा है, मूल जो बात है उसमें है। लेकिन संसद जो है वो मूल ढांचे को छोड़ करके संशोधन करेगी, तो मूल ढांचे को छेड़खान नहीं करना है, बाकी कर सकती है। क्या दिमाग में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेज बन गया है? सरकार कितनी तानाशाही थी। हाँ, करुणा सरकार ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय पर बहुत सारी बातें की है, बहुत सारा मूल मुद्दा हुआ। 3 केसेस के साल याद रखना, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, तीनों समझ आ गए होंगे। तो क्या मैं आगे के स्टेप पे चलूं, मतलब अगली स्टेप पर बात करूं? क्योंकि अब इससे डीप में अंदर जाऊंगा तो फिर हम एक ही केस पर बात करते रह जाएंगे।
अगले वाले पे आते हैं, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला है। मिनर्वा मिल्स केस क्या है, 1980 में आया। मिनर्वा मिल नाम का एक कपड़े का मिल है, कहा क्या है ये, एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री है। और कपड़े की फैक्ट्री पर जो कि धीरे 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 लॉस में जा रही है, कपड़े की फैक्ट्री। बहुत मजा आ रहा है केसेस पढ़ने में, हाँ मजा तो खूब आता है बच्चा, लेकिन टाइम खूब लगता है, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट निपटाना पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 की बात हो रही है। क्या हो रहा है इस केस में ये समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बहुत साल पहले एक फैक्ट्री बनी जहां कपड़े बनते थे। कपड़े जब उसमें बनते थे तो सरकार को भी फायदा होता था, जनता को भी फायदा होता था। धीरे धीरे उसका जो रेवेन्यू है वो डाउन जाने लगता है, वो घाटे में जाने लगती है। सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस फैक्ट्री का हम अधिग्रहण कर लेंगे और इसका मालिकाना हक सरकार के पास आ जाएगा, और सरकार जो है वो उसे अपने तरीके से चलाकर फिर से प्रॉफिट में लाएगी। ये बेसिक मतलब मूल थीम उस कोर्ट केस की है। जब इस फैक्ट्री का अधिग्रहण किया जाता है, इस फैक्ट्री को कब्जा कर लिया जाता है सरकार द्वारा, तो फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो इस आर्टिकल के तहत पहुंच जाते हैं। खैर आर्टिकल 31 ही हटा दिया बाद में, संपत्ति की बात है यहाँ। तो ये आर्टिकल कहता था कि व्यक्ति को अपने हिसाब से संपत्ति रखने, बनाए रखने, इन सब बातों का अधिकार है भैया। इससे मूल बात जो है वो यहाँ ये नहीं है। इस केस की मूल बात अब मैं आपके सामने रखूंगा। एक फैक्ट्री है जिस पर सरकार कब्जा कर रही है, और इससे पहले एक कोर्ट केस में सरकार ने, या सॉरी कोर्ट केस में नहीं, एक संविधान संशोधन में 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन है, उसमें एक बात कह रखी है जो अभी खत्म नहीं हुई थी, जो अभी चल रही थी। और उसमें जो बात कही गई थी वो ये थी, या इससे एक संशोधन किया गया था, आर्टिकल 368 368(4), ये आर्टिकल जोड़ करके एक संशोधन किया गया था। पूछ लेना दिव्य डाउट, ये बात खत्म हो जाने दो। इस आर्टिकल को सरकार ने जोड़ दिया था, और ये आर्टिकल क्या कहता था, ये कहता था कि जब संसद कोई भी संशोधन करेगी, जब संसद द्वारा कोई संशोधन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तो कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उस संशोधन का परीक्षण नहीं करेंगे, पुनरावलोकन नहीं करेंगे। ये कहता है आर्टिकल 368(4), जिसे मुनर्वा मिल में शून्य घोषित किया गया है। बहुत ध्यान से ये बात सुन लेना कि आर्टिकल 368(4) में क्या लिख दिया था सरकार ने। ये बाद में जोड़े गए आर्टिकल्स होते हैं, 368(4), 5, 1, 2, मूल संविधान में केवल 368 है। तो वहां ये बात जोड़ दी गई कि संसद अगर कोई संशोधन कर दे, कोई काम कर दे, कोई कानून बना दे, इस आर्टिकल का उपयोग करते हुए ये बात लिख दी गई कि कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि सरकार की बात को पलट दे। क्या ये बात क्लियर है? मिनर्वा मिल केस में होता यही है। इस आर्टिकल को, इसे कोर्ट शून्य घोषित करेगी कि ये बकवास चीज है भैया, और कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो भी मूल ढांचा है। दिव्या, आपने जो पूछा था ना प्रश्न कि क्या मूल ढांचा एक ही बार बना, नहीं, मिनर्वा मिल में भी पुनर्ढांचा बना या मूल ढांचा बना। मिनर्वा मिल में कहा गया कि कोर्ट की जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो मूल ढांचा है, वो कभी भी किसी भी चीज का पुनरावलोकन या उसकी जांच कर सकती है। अब सुन लेना ध्यान से, मिनर्वा मिल फैक्ट्री का अधिग्रहण करना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार करती क्या थी, डीपीएसपी की दुहाई दे दे करके सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करती थी। क्योंकि मौलिक अधिकार को केशवानंद भारती में मूल ढांचा नहीं माना गया था, वो बाद में माना जाता है, बाद में उसका फैसला आता है। तो इस केस में, मिनर्वा मिल केस में
कोर्ट की एक बड़ी बेंच बैठ करके ये फैसला देती है कि भाई ये जो तुमने काम कर दिया है, किसी भी फैक्ट्री को जब्त कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। और अब अगर होगा तो कोर्ट उस केस की जांच कर सकती है, उसका पुनरावलोकन करके उसे फिर से जीरो घोषित की जा सकती है। तो मिनर्वा मिल केस है किस चीज से रिलेटेड? क्या ये आपके दिमाग में, देखो कपड़ा फैक्ट्री बात कुछ और, रिजल्ट कुछ और, तो रिजल्ट पर हमें फोकस करना है। रिजल्ट जो है वो ये है कि न्यायालय की जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो मूलभूत ढांचा है, संसद भी उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। जैसा केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम मिनर्वा मिल केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मूल ढांचे का विस्तार किया गया है। क्या किया गया? उसे बढ़ावा दिया गया, उसे सही रूप दिया गया है। क्लियरली समझ में आ गया? केशवानंद केस में तो केवल ये कह दिया था कि मूलभूत ढांचा होगा, इस केस में उसका पालन कराने की बात होती है। इसलिए मिनर्वा मिल केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां की एक लाइन परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों के बीच में संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। ये किस केस का वर्डिक्ट था? तो ये मिनर्वा मिल केस में बोला गया था कि भाई देखो, ना तो मौलिक अधिकार के चक्कर में डीपीएसपी का हनन करना, न डीपीएसपी के चक्कर में मौलिक अधिकार का हनन करना, इन दोनों चीजों में बैलेंस बना करके, तराजू के दोनों पलड़े हैं ये, इन दोनों को बैलेंस बना करके रखना है। तो ये वर्डिक्ट आता है। साथ में मूल विषय वस्तु में आपको बता चुका हूं, दिमाग में दो बातें केवल घुसेड़ लेना कि मिनर्वा मिल के दो रिजल्ट, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन बनाया जाए या संतुलन होना चाहिए, और दूसरी बात कि सरकार की जो पुनरावलोकन की, सॉरी कोर्ट की जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो मौलिक ढांचा है, उसमें संसद परिवर्तन नहीं करेगी। डीपीएसपी का वरीयता देकर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करती थी। हाँ, सरकार ऐसा ही करती थी। डीपीएसपी को, करुणा, ये बात आपने सही किया, कहा कि सरकार हमेशा डीपीएसपी की दुहाई दे करके मौलिक अधिकार को बदलती थी। तो वो सरकार ने यहाँ कहा कि भाई दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अब पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लो दिव्या, अब पूछ लो आप। क्या मैंने आपको 4 केसेस पढ़ाए, इन 4 का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने जैसे वाले विषय पर फोकस कर रहा हूं? नहीं तो मैं चाहूं तो केशवानंद को केस दिन भर पढ़ाते रहूं। इतनी बातें हैं उस कोर्ट केस में बताने की, खूब सारी बातें हैं। बेसिक खाका हमें याद हो जाए, इसलिए बेसिक विषय पर बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, हम मिनर्वा मिल से आगे बढ़ेंगे। एक बार ओवरव्यू आपको मैं इस बात का समझा दूं कि क्या इस कहानी में है। आगे हमें 2-3 केस और पढ़ने, लेकिन आपके दिमाग का सेटअप हिल ना जाए इसलिए अभी थोड़ी बात समझाता हूं। देखो, देश जब आजाद होता है तो आजादी के बाद में बहुत सारे सरकार अपने हिसाब से संशोधन करना शुरू करती है। पहले ही साल पहला संशोधन 1951 में कर लिया जाता है, प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। अब आपको यहां समझना होगा कि 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में कोई एक विषय नहीं कहा गया है या कोई बात नहीं कहा गया है। यहां कहा गया, शुरुआत में इसका उद्देश्य भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार। जब भूमि सुधार कानून अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्यों में अप्लाई किए तो वहां बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। जब मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो कोर्ट जो है वो उसके विरुद्ध फैसला सुना देता था कि भाई आपने भूमि सुधार करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। मैं अब आपको खूब सारे केसेस, ये इतने सारे केसेस का एक निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमने संविधान में कुछ मौलिक अधिकार लोगों को दिए। उनमें संपत्ति रखने का अधिकार, अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार सरकार के हमारे नागरिकों को दे दिए गए। लेकिन हमारी सरकार को सब लोगों के आर्थिक हितों की बात करनी थी, सब लोगों का सामूहिक विकास करना था। इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जो हम भूमि सुधार के नाम से जानते हैं। भूमि सुधार में
हदबंदी, चकबंदी, बहुत सारे कानून, जमींदारी उन्मूलन, सब कुछ आता है। सरकार जब ये करती है तो किसी से जमीनें छीननी पड़ती है, किसी को जमीन बांटी जाती है, ऐसे कुछ अच्छे काम सरकार करती है। तो जब सरकार ये काम करने लगी तो लोग उठ उठ कर कोर्ट चले जाते थे और कहते थे कि देखो मेरे वहां संविधान में ये हमें अधिकार दिया है, इसलिए अब ये सरकार जो है मेरे से जमीन छीन नहीं सकती है। तो सरकार ने जानबूझकर 1951 में एक काम कर दिया जो कि 9वीं अनुसूची है। 9वीं ऐसी अनुसूची में उन्होंने कह दिया कि यहां हम जो भी कानून का नाम लिख देंगे उस कानून को कोर्ट जो है चैलेंज नहीं करेगी, कोर्ट उस कानून में परिवर्तन नहीं करेगी। बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये बहुत समझ विकसित करेगी आपके अंदर। धीरे धीरे सरकार ने ये कर दिया और ये चलती है 9वीं अनुसूची 1973 तक, जब तक मूलभूत ढांचा नहीं आ जाता और फिर जब तक मिनर्वा मिल नहीं आ जाता सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार को कोई भी कानून बनाना होता तो बना देती थी और उसका नाम 9वीं अनुसूची में लिख देती थी। तो सरकार जब इस कानून को बना करके 9वीं अनुसूची में लिख देती थी तो कोर्ट उसमें संशोधन नहीं कर पाती थी। क्या ये बात क्लियर है? तो 9वीं अनुसूची की बातें जो है उन पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा, ऐसा पहले प्रावधान था, अब तो नहीं है। जब मिनर्वा मिल और केशवानंद हो गए तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वहां ये भी कहा कि हम 9वीं अनुसूची क्या किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं। तो हम जो मूल बात समझ रहे हैं उसमें कोर्ट ने अलग अलग समय पर कुछ फैसले दिए। अब वो आपको फैसले जो है वो समझने हैं। पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ नाम का एक कोर्ट के सबसे पहला केस होता है और यहां सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन के अन्य उपबंधों की भांति संशोधन कर सकती है। तो अब आपके विवाद जो दिमाग के जो कीड़े हैं वो सारे मैं खत्म कर रहा हूं। शंकरी प्रसाद केस क्या है, साल वाल भले याद मत रखो, आगे बता दूंगा, खैर केवल नाम याद करना है। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन कर सकती है। सेम टू सेम रिजल्ट जो है वो सज्जन सिंह केस में भी आता है और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो केस था, डीप में नहीं जा रहा हूं कि सज्जन सिंह कौन थे, राजस्थान सरकार ने उनकी जमीन छीनी, ये हुआ वो मत जाओ डीप में, अब जाने की जरूरत नहीं, अब बेसिक बात समझो। उसमें भी कहा कि हाँ सरकार जो है वो संशोधन कर सकती है। मतलब आजादी से लेकर के 2 कोर्ट केस बड़े बड़े हुए जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संशोधन कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक चला एक अलग चैप्टर। पहली बार गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपने पुराने शंकरी प्रसाद के और सज्जन सिंह के निर्णयों को पलट दिया, अपने खुद के फैसलों को पलट दिया और गोलकनाथ ने कहा कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है, सरकार अपने हिसाब से कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। तो यहां क्या कह दिया है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, सरकार कुछ तो भी अपने हिसाब से नहीं चलेगी। क्लियरली मेंशन हो गया। इन 2 केसेस में कहा था कि चल कर सकती है, इसमें कहा कि नहीं कर सकती है। आगे बढ़ो, केशवानंद भारती केस में फिर से गोलकनाथ की बातों को पलटा जाता है। गोलकनाथ में कह दिया था कि सरकार मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद में कहा जा रहा है कि संसद मूल अधिकारों में बाकी की जगह पर जैसे संशोधन करती है वैसे कर सकती है, लेकिन लगा करके एक नई कहानी जोड़ दी गई कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब जाकर के आया मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग में, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 4 केस लिखे हैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, केशवानंद भारती, और अब आ रहा है मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल में अनुच्छेद 368, मैंने 4 बोल दिया था, वो 5 है, को हटा दिया गया क्योंकि इसने संविधान की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को सीमित किया था। इस केस में इस मूल मुद्दे पर बात होती है। 5 मूल केस आपके दिमाग में घुस जाए। शंकरी प्रसाद में क्या कहा, सज्जन सिंह में क्या कहा,
गोलकनाथ में क्या कहा, केशवानंद भारती में क्या कहा और मिनर्वा मिल में क्या कहा। अगर ये सेटअप आपके दिमाग में घुस गया हो तो इससे रिलेटेड कुछ भी बात मुझसे पूछ लो, तब तक मैं दिव्या का प्रश्न पढ़ लेता हूँ क्या कह रही है। सर, जब 44 अमेंडमेंट से आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तब 1980 में इस आधार पर रीट पिटीशन कैसे लगी? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। अब यहां आ जाओ, मिनर्वा मिल की ये बात थी। मिनर्वा मिल जो केस है वो 1980 का है और जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इस आर्टिकल को हटा दिया गया। बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, आर्टिकल 31C के 31 को हटाया गया था, उसके अंदर के सब आर्टिकल्स अभी जीवित थे। आर्टिकल पूरी तरह नहीं हटाया गया था, इसलिए इस पर केस किया जा सकता था, इसलिए मिनर्वा मिल केस जो है वो बना। अगर हमारे 42वें अमेंडमेंट से 1976 में हटाया जाता, नहीं हटाया जाता तो कोर्ट केस होता फिर आर्टिकल 31 के तहत। 31 हटा दिया था, उसके सब आर्टिकल्स नहीं हटाए थे, इसलिए इस पर केस हुआ। खैर बाद में उनको भी रिमूव किया गया, लेकिन वो रिमूव होते हैं 1992 तक आते आते धीरे धीरे एक एक करके। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लियर हो। अभी भी 31C जीवित है क्या? हाँ, 31C अब दूसरे रूप में, संशोधित रूप में जीवित है, संशोधित रूप है उसका। मतलब वो पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा संविधान के समय था, अब उसका संशोधित रूप है। क्या आपके दिमाग में ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? यहां जो मैंने आपको 5 बातें एक साथ समझाने की कोशिश की है, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस, ये पांचों अगर आपके दिमाग में घुस गए हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इनके साल वाल मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे एक कंप्लीट स्टडी आपके सामने रखनी थी, इसलिए मैंने साल किसी का भी नहीं लिखा, गलती से केशवानंद भारती में आ गया साल। एक कंप्लीट स्टडी आपके दिमाग में घुस गई। अब हम आगे केवल और केवल केस का नाम वाम ये पढ़ेंगे। एक कोर्ट केस बहुत खतरनाक है, वो मैं और बताऊंगा, जिसकी डिटेल हमें बतानी है आप सभी को। चलो केशवानंद, अब इनके सबके साल वाल और ये बता देता हूँ, है ना। मैंने जो अभी वहां कोरा कोरा सा लिखा हुआ था उसको पूरा करते हैं। केशवाल, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोर्ट केस कौन कौन से हुए? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, आर्टिकल 13, 21, 31 मौलिक अधिकारों और संविधान के बुनियादी ढांचे की बात करता है। मिनर्वा मिल केस बनाम भारत संघ 1980 में हुआ, सबके साल रट लेना है ना। अनुच्छेद 31C, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए, इस बात पर लड़ा गया। मेनका गांधी या मुनका गांधी लिखा हुआ है, मेनका गांधी केस 1978 का, अनुच्छेद 21 से संबंधित जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या की जाती है, उसको बढ़ा कर दिया जाता है। क्लियर है? अगला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है 1967 का है, अनुच्छेद 13 और 368 पे लड़ा गया, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, ये वर्डिक्ट दिया। तो केवल गोलकनाथ में कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, केशवानंद में कहा कि हो सकता है, उससे पहले शंकरी प्रसाद और उससे पहले सज्जन सिंह, इनमें कहा हो सकता है। एक है इंदिरा साहनी केस, ये बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा केस है, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। इंदिरा साहनी केस आर्टिकल 1992 का है, अनुच्छेद जो है वो 15 और 16 है। आरक्षण नीति और सामाजिक नीति पर या समाज में लोगों के भलाई के लिए जो काम किया जाता है उस पर दिया गया था। इंदिरा साहनी केस ही वो केस है जिसमें 50% आरक्षण की लिमिट तय की गई थी। मैं इसके बारे में थोड़ी बात बता दूं। इंदिरा साहनी केस, इसकी खूब सारी बातें तो नहीं बता रहा हूं कि ये कौन महिला थी, इसने क्या किया, कैसे हुआ, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वैसे ही क्लास हो चुकी है, मुझे जल्दी कवर करना है क्योंकि आज जनजाति भी पढ़ानी है। इंदिरा साहनी केस में कोर्ट का जो फैसला था वो ये था कि भाई आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए, पहली बात तो, लेकिन आरक्षण किसी भी रूप में 50% से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा। अब ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि 50% की लिमिट आरक्षण की होगी। ये कब तय किया गया था?
तो ये जो है वो इंदिरा साहनी केस में तय किया गया था, ये याद रख लेना। प्रवीण आपने बैकलॉग बोला है, बैकलॉग ये अलग चैप्टर है भाई मेरे, 2006 का केस था, वो मैं आगे आपको बता दूंगा बैकलॉग वाली कहानी। अभी यहाँ इंदिरा साहनी हमने समझ लेनी है थोड़ी सी उसकी मूल बातें। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और बातों पर चलते हैं, और एक बहुत खतरनाक केस, भारत के इतिहास का पहला केस, सुप्रीम कोर्ट ने जब हिला दिया था पूरा सिस्टम, वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ये केस अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारा आरक्षण का पिक्चर समझ जाओगे। आरक्षण की कहानी यहीं से शुरू होती है, चंपकम दोराई राजन, और खत्म होती है इंदिरा साहनी केस पे। तो दिमाग खोल करके थोड़ी सी देर और सुन लो, मैं थोड़ी बैकग्राउंड यहां और बता देता हूं, बाकी केसेस में नहीं बताऊंगा, निपटा देंगे जल्दी। चंपकम दोराई राजन का केस क्या है? ये एक ब्राह्मण है और एक लड़की है, लड़का मत समझना, कोई पुरुष मत समझना, ये एक लड़की है जिसका नाम है चंपकम दोराई राजन। उस समय मद्रास नाम का एक राज्य हुआ करता था भाई, 1956 के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बने, तब तक मद्रास राज्य ही हुआ करता था, ठीक है, मैसूर मद्रास ये हुआ करते थे तब। तो याद रखना, ये एक लड़का नहीं लड़की है जो कि चंपकम दोई राजन के नाम से जानी जाती है, और इसकी कास्ट है ब्राह्मण। क्या है ये कास्ट, क्यों बतानी जरूरी? क्योंकि इस केस में लड़ा ही कास्ट का महत्व था, केस का मूल मुद्दा ही ब्राह्मण था, या ब्राह्मण एसटी एससी ये था। क्या दिमाग में थोड़ा सेटअप खुला कि चंपकम दोराई राजन नाम की एक महिला है जो मद्रास राज्य में रहती है, और जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसे डॉक्टर बनना है, ये मेडिकल की तैयारी कर रही है एंट्रेंस एग्जाम की। ध्यान से सुन लेना इस केस को, मद्रास, अभी मद्रास में मत जाओ, चंपकम दोई राजन, चंपकम दोराई राजन ये केस है। और इस केस का जो मेन थीम है 1951, और इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा है कि ये चंपकम दोराई राजन नाम की लड़की ब्राह्मण परिवार की रहने वाली, और ये मेडिकल की तैयारी या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, और उस समय मद्रास राज्य में केवल 14 सीटें हैं, और पहले से आजादी के पहले से बना हुआ, आजादी के पहले से बना हुआ एक कानून चल रहा है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। और वो 14 सीटों में ये कहा गया कि 6 सीटें जो हैं वो गैर ब्राह्मण लोगों के लिए होंगी, 2 सीटें ब्राह्मण लोगों के लिए होंगी, 2 सीटें एक सीट आंग्ल भारतीयों के होंगे। मतलब हमें रट्टा नहीं मारना, ये तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया, बताऊं ही नहीं। कुल मिलाकर के ये समझो कि 14 सीटों में से आरक्षण बता दिया कि ये इसको दी जाएगी। वो 1927 में बना था। क्या बना था वो भी बता देता हूं। 1927 में वहां का जो गवर्नर था, कहां का? मद्रास का जो गवर्नर था, उसने अपने राज्य के लिए एक कानून बनाया था, क्योंकि वहां एक विधानसभा होती थी उस जमाने में, तो उसने एक कानून बनाया था जिसको सब लोग आम नाम सांप्रदायिक पंचांग के नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते थे, जो कि 1927 में बना हुआ था। और ये कानून कहता था कि ब्राह्मणों के लिए इतनी सीट, क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय वत्रिय नहीं, ब्राह्मण, गैर हिंदू, हिंदू, इनके लिए इतनी इतनी सीटें आरक्षित रहेंगी। चंपकम दोई राजन नाम की जो लड़की है वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एंट्रेंस एग्जाम की, और इसको एग्जाम में 100 में से 97% नंबर आते हैं, और ये एग्जाम में फेल कर दी जाती, फेल नहीं होती, इसको दाखिला नहीं मिलता है कॉलेज में। इसको हमारे संविधान की जो मूल भावना थी उसके तहत पढ़ाई की इसने कि मेरे को तो अपने देश में स्वतंत्रता भैया, और उसको इतने नंबर लाने के बाद भी दाखिला नहीं मिलता है, और एक दूसरे व्यक्ति को जिसको बहुत कम नंबर थे उसको दाखिला मिल जाता है। अब ये चंपकम दोई राजन नाम की जो लड़की है, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि भैया काहे की स्वतंत्रता दे दी तुमने हमको, ऐसी कैसी स्वतंत्रता कि मैं नंबर ज्यादा लाऊं फिर भी मैं पास नहीं हो रही हूं। यहां रुक रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं और आपको एक बात बताता हूं।
हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 और 16 नाम के आर्टिकल थे। इनके अंदर सब आर्टिकल्स अभी नहीं थे। 15 कहता था कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ था। और 16 कहता था कि जो सरकारी नौकरी होगी, तो लोक नियोजन तो अभी हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं, लोक नियोजन के अवसर में सबको समानता होगी भैया। तो वो कहती है कि भाई ये बताओ, इस कॉलेज में मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अच्छे नंबर लेकर आई हूं, फिर भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, और इस आर्टिकल में आपने ये बात लिख रखी है, तो ये तो मेरे मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। मतलब मुझे 15 में आपने कहा, अब ध्यान रखो, आज हमारे संविधान में 15(4) नाम का एक आर्टिकल है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में छूट देगी। लेकिन ये आर्टिकल तब नहीं था, ये उस समय नहीं था भैया, याद रखना, ये था ही नहीं उस समय। तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात का एनालिसिस करता है कि हाँ यार, ये लड़की बात तो सही कह रही है, भारत में ये भेदभाव नहीं होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और फिर ये 1927 का कानून जो है उसको कैसे लागू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि भारत में इस प्रकार के, भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। चंपकम दोराईजाजन केस जीत जाती है, बात समझ लो। लेकिन अब सरकार थोड़ी मानेगी। सरकार 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए जो संशोधन करती है, उसमें एक पॉइंट और जोड़ देती है, और वो पॉइंट दूसरा, पहला तो 9वीं अनुसूची जोड़ी उन्होंने पहला संविधान संशोधन करके, और पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ दी, और दूसरा उसी में, उसी संशोधन का एक दूसरा क्लॉज है जिसके तहत 15(4) जोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि सरकार चाहे ना तो किसी को भी कुछ भी दे, मतलब सरकार एसटी एससी के हिसाब से लोगों को आरक्षण दे सकती है। तो क्या आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से ये पॉइंट जा रहा है कि बाद में एक आर्टिकल सरकार को जोड़ना पड़ा इस बात को सही घोषित करने के लिए। ये केस था चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य, और 19(2) जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण या अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में जो अधिकार है उसकी बात करता था। आरक्षण नीति और मौलिक अधिकार ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा, इस विषय पर यह केस लड़ा गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में हमारी सरकार ने एक संशोधन किया, और यह माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार की कोई पहली गलती काउंट करनी हो तो वो 9वीं अनुसूची में ये या पहले संविधान संशोधन के तहत आरक्षण के लिए एक प्रावधान करना ही सबसे पहली गलती मानी जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसी काउंटिंग कराते हैं कि अगर सरकार ने ये गलती ना की होती तो हमारे देश में लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता। अब देखो, सबको लगता है कि भारत के संविधान ने एसटी एससी को आरक्षण मूल संविधान में दिया था। नहीं मेरे भाई, वो केवल नौकरियों के लिए था, आर्टिकल 16 के तहत था। बाद में शिक्षण संस्थानों में भी उनको ये सब चीजें दी गई। सही बोला, तो ये बाद में जोड़े गए प्रावधान है, इसलिए माना गया कि केवल देखो, भीमराव अंबेडकर जी जो इस बात के पक्षधर थे कि नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए, वो नौकरियों में आरक्षण की बात होती थी और कुछ और विषय थे। बाद में सब जगह आरक्षण के प्रावधान जो है वो अलग टाइप से अलग अलग संशोधन करके जोड़े गए हैं। एक संशोधन और मैं आपको बताता हूं, एक केस मैं आपको और बताऊंगा इससे रिलेटेड, और ये आदि कोर बनाम पंजाब राज्य नाम का एक केस है। इसकी डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये लैंगिक समानता हो जाएगी, गलत मतलब अलग विषय है। लेकिन मैं अभी एक केस और आपको बता देता हूं। आपने यहां दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा डार्क हो गया है, एम नागराज बनाम भारत संघ 2006, ये एक कोर्ट केस है।
एम नागराज बनाम भारत संघ। आर्टिकल जो है वो 16(4) और आर्टिकल 16(4) का बी, 16(4)A और 16(4)B, 16(4)A और 16(4)B। ये आर्टिकल ही याद नहीं होते लोगों को तो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मूल बात बता देता हूं। पदोन्नति में आरक्षण जब सरकार ने दिया तो उसको चैलेंज किया गया इस कोर्ट केस में। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस कोर्ट केस में इस पक्ष का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मेरे भाई, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो सही भी है, दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज बनाम भारत संघ केस में स्वीकार किया कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हो गई है सेट? अब क्योंकि हमें अभी बस अब बहुत सारे केसेस पर हमने डीप में बात की, सारे केस एक साथ बता दूंगा तो आप मिक्स अप कर लोगे। कभी और समय मिलेगा तो थोड़ी डीप में जाएंगे दूसरे केसेस में, क्योंकि अब हमें एक बात करनी है पुरुष महिला वाली, एक चैप्टर है वो पूरा। समान नागरिक संहिता जहां से निकल के आई, जहां से हमने अंदर के बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं, तो उन पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी आप एक केस याद रख लो केवल दिमाग में, आदि कौर बनाम पंजाब राज्य। ये लड़की का, महिला का नाम है, आदि कौर बनाम पंजाब राज्य। अनुच्छेद 15(1) के तहत लिंग असमानता का इन्होंने चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया था। मूल मुद्दा था लैंगिक समानता होनी चाहिए और सर कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ लैंगिक समानता होनी चाहिए, जिनको मिलता है। दिव्या, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, मैंने कहा था कि जब तक आरक्षण की पूरी जानकारी नहीं हो उस पर अपनी राय प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। उस टाइम की तत्कालिक सिचुएशन को देखकर रिजर्वेशन पिछड़े लोगों को जरूरी था शायद। करुणा, क्या था दिव्या, क्या नहीं था, इस विषय पर बेटा आप लोग अभी बहस मत करो। आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान है और आधे अधूरे ज्ञान से हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर आप इन विषय पर बात करना चाहते तो फिर 4-5 घंटे की एक क्लास बनाऊंगा मैं आरक्षण पर, फिर पूरी चीज समझो और तब उस पर बात करो। बिना समझे सोचे इन सब विषयों पर बहुत वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि क्या होना चाहिए, या आप अपने मन की बातें थोप रहे हो कि मेरे हिसाब से ये सही है। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको पूरे चैप्टर समझने पड़ेंगे कि आरक्षण क्यों लाया गया, किस समिति ने किस उद्देश्य से इस चीज को रखा था, ये सब आपको नहीं पता है, इसलिए अभी इन पर बात मत करो। चलो, केवल अभी मूल कोर्ट केसेस समझ लिए हमने। अब आपको थोड़ी आगे की बात बताता हूं। आदि कौर बनाम पंजाब राज्य जो एक केस था, जो कि याद रखना 2006 का है। इस 2006 के कोर्ट केस में बहुत अच्छा डिसीजन दिया गया था। मैं अभी इसके डीप में नहीं जा रहा हूं। महिलाओं और पुरुष की समानता के सारे मुद्दे अभी हम यहाँ छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक कोर्ट केस बहुत खतरनाक रहा जो भारत में समान नागरिक संहिता को जन्म देता है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। सरला मुदगल केस 1995 का है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। 1995 का सरला मुदगल केस आर्टिकल 25 पर लड़ा गया था। समान नागरिक संहिता, ये इसका मूल विषय वस्तु रहा, मूल मुद्दा रहा। डीप में नहीं जा रहा, केवल 3 बातें यहां से याद रख लो, नाम, उसका साल और उसका विषय क्या था। 3 चीजें केवल नोट डाउन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब सारे कोर्ट केसेस में डिटेल हम नहीं जाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम राष्ट्रीय औद्योगिक आयोग 1951, अनुच्छेद 19(1)(c), अपनी इच्छा से आजीविका अपनाने स्वतंत्रता का वो वाला जो मुद्दा है उसकी बात हुई। संगठनों की स्वतंत्रता अर्थात हड़ताल करने, संगठन बनाने, संगठन के हिसाब से चलने का अधिकार इस आर्टिकल या इस कोर्ट केस में सबको दिया गया। बंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी केवल इन कोर्ट केसेस के नाम सुन लो बच्चा, है ना। ये सारे कोर्ट केसेस आधे आधे घंटे समझाने के कम से कम, ताकि पृष्ठभूमि पता हो। शाह बानो इंदौर की एक महिला थी जिनके पति द्वारा तलाक 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 कह करके उनको तलाक दे दिया जाता है और फिर उनको बाद में जीवन को चलाने, जिंदा रहने के लिए दर दर की ठोकरें भटकनी पड़ती है। कोर्ट केस होता है कि इनका पति हर्जाना देगा कि नहीं, इस बात पर लड़ा गया शाह बानो केस। ये याद रखना, शाह बानो केस 1985 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केस था। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों
के पक्ष में सरकार ने, कोर्ट ने फैसला दिया। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आप केवल अभी शाहबानो केस किस साल का है, किस अनुच्छेद के लिए है और किस विषय से संबंधित है, ये रट लो। आगे की कहानी जब मैं एक बार और आपको कभी बता पाया तो डीप में शाहबानो की बहुत सारी खूब बातें बताऊंगा, किसने लड़ा, कहां लड़ा, क्या हुआ, सब बताऊंगा। अभी ये पूरी डिटेल पे नहीं जाते। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984, अनुच्छेद 23, बंधुआ मजदूरों के क्या अधिकार हैं, इस बात पर चर्चा हुई। इस बात पर बहुत ज्यादा विस्तार सरकार कोर्ट ने इस बात को कि बंधुआ मजदूरी में क्या क्या चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए वो बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। विश्वकर्मा का बना मध्य प्रदेश राज्य 1970, अनुच्छेद 1, काम करने का अधिकार व्यक्ति का कैसा अधिकार है, जीवन का अधिकार है या किस प्रकार की शक्तियां मनुष्य को है अपने काम के चयन करने के, और विस्फोटक और नशीले और इन सब पदार्थों का हम कर सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, उन पर क्या मूल मुद्दे हैं, उन सब की बातें यहाँ होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही MC मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पर्यावरण पुरुष कहा जाता है इस व्यक्ति को, याद रखना। पर्यावरण, हमारे सांस लेने का अधिकार या हमें स्वच्छ पर्यावरण मिले, पर्यावरण स्वच्छ मिले, इसके लिए कोर्ट में केस हुआ। और आर्टिकल 21 में जो हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसमें अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण, सांस लेने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता MC मेहता केस से जोड़ी गई थी। तो MC मेहता बनाम भारत संघ विवाद 1986 का है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में पर्यावरण की स्वतंत्रता, सांस लेने की स्वतंत्रता, ये सब जोड़ी गई थी भैया। पर्यावरण और जीवन का अधिकार को हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा बना दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कपिल पूछ रहे हैं हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार में आता है क्या? नहीं कपिल, हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हड़ताल के 2-3 स्वरूप बताए गए हैं कि हड़ताल बिना अस्त्र के इस तरीके से होगी तो हड़ताल स्वतंत्रता में आएगी, नहीं तो नहीं। अभी अगर आप थोड़े तौर पर सुनना चाहते हैं तो यूं याद रख लो, हड़ताल करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो उसे हड़ताल माना ही नहीं जाएगा। तो हड़ताल करना मूल अधिकार है, लेकिन हड़ताल में शस्त्र, सरकार के विरुद्ध कोई बात, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। डीप कॉन्सेप्ट है, इतना अभी समझ लो कि हमारा मूल अधिकार है। चलो आगे बढ़ो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992, और इसी में आरक्षण जो है उसकी जो सीमा है वो 50% की गई थी। याद रखना, आरक्षण 16(4) में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मंडल आयोग और आरक्षण के मुद्दे पर घेरा गया था, और मंडल आयोग ने जो आरक्षण, मंडल आयोग कौन सी चीज है भैया? तो 2 आयोग याद रखना, ओबीसी को 2 आयोगों ने आरक्षण दिलवाया, काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने जो आरक्षण ओबीसी को दिलवाया उस पर यह केस लड़ा गया, जिसमें इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना गया। इसमें आरक्षण की सीमा तय की गई है। सर कोर्ट केस का के साथ उसके आर्टिकल याद कराएंगे तो मैटर याद हो जाएगा? नहीं बच्चा, सारे कोर्ट केसेस आपको याद नहीं करने, मैं केवल 15-20 आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ खास खास आपको याद करने जो मैंने अभी बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ, जब भी अल्पसंख्यकों की बात होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, तो एक कोर्ट केस जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कि TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ केस किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों से। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का अधिकार, इस विषय पर यह लड़ा गया। 58 से केरल शिक्षा विवाद से लेकर 2002 तक ये कहानी चली। TMA पाई फाउंडेशन एक NGO था जो कि कर्नाटक का था, और इस विषय पर विवाद हुआ कि क्या सरकार कुछ निजी शिक्षण संस्थानों को कुछ पैसे दे करके चला सकती है, जैसे मदरसों को। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात हुई इस विषय में। खैर इसका बहुत फाइनल रिजल्ट आया नहीं, कोर्ट केस 2017 से अभी भी पेंडिंग है। ये 2002 का कोर्ट केस था, जिसके बाद एक नया कोर्ट, क्योंकि इसमें केवल कोर्ट ने ये किया था कि सरकार को यह निर्देश, इसमें क्या कहा सरकार कोर्ट में
कि सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के या भौगोलिक आधार पर किया जाना चाहिए और उनके शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षण निस्वार्थ मतलब सबको एक रूप में दिया जाना चाहिए, किसी विशेष को मत दो, किसी विशेष को मत मतलब दे दो, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ये 4-5 केसेस और हमने देख लेना है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कौन से केस हैं? चंपकम दोराई राजन याद है हमें, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच टकराव हो जाए तो। मिनर्वा मिल हमें याद है, एमसी मेहता हमें याद है, आशीष होशंग बनाम मध्य प्रदेश, ये 2002 का कोर्ट केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो श्रमिकों के मौलिक अधिकार होते हैं ना, उनके क्या क्या मौलिक अधिकार है, इन सब की व्याख्या आशीष होशंग बनाम मध्य प्रदेश राज्य नाम के कोर्ट केस में की गई थी। इनकी व्याख्या 2002 का केस है। बस इतनी सी थोड़ी सी डिटेल आपको याद रख लेनी है और आगे बढ़ते हैं। एक केस है सुरेंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 51 के में हमारा शिक्षा अपना कर्तव्य क्या है इस पर लड़ा गया। आर के गर्ग बनाम भारत संघ 1981 का केस 51 का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद वाला जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य उस पर लड़ा गया। एमसी मेहता जो पर्यावरण वाला जो हमारा एक आर्टिकल है, मैंने 3 विशेष बातें बता दी, मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप क्या कुछ कोर्ट केस, डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ कोर्ट केस और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कोर्ट केस। कर्तव्य से रिलेटेड 3 कोर्ट केस आपको इस तरीके से याद रखने हैं। डीपीएसपी के कोर्ट केसेस ये 4 याद रखने हैं, बहुत डीप में मत घुसना। कोर्ट केसेस में एक, जैसे आज हमने केवल मूलभूत ढांचे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद जैसे केसेस को पढ़ करके एक इमेज बनाई, वैसी एक इमेज मैं आपके दिमाग में और बनाऊंगा जिसमें हम केवल महिला और पुरुष के अधिकार, ट्रिपल तलाक, इन विषयों पर एक फ्रेम तैयार करके अपने दिमाग में डाल देंगे। टेंशन मत लो, वो भी मैं अगर जरा टाइम मिला तो करा दूंगा। सब लोग इतने कोर्ट केसेस को अच्छे से पढ़ लेना भाई। सभी लोगों से अभी मैं विदा ले रहा हूं क्योंकि मैं वापस 10 मिनट बाद आपकी क्लास और लूंगा जो कि हमारी किसकी होगी, जनजाति की। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बच्चा अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी इन कोर्ट केसेस की थोड़ी सी डीपनेस और देना बाकी है। मैं पूरी तरह नहीं अभी आपको डिलीवर किया हूं क्योंकि समय की भी बाउंडेशन है और एक बार में इतने सारे केसेस साथ में समझा पाना भी मुश्किल है। एक साथ समझाऊंगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए सारे मिक्सअप ना हो, इसलिए अभी इस बात को अधूरी छोड़ रहा हूं। आज थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा मूल विषय हो नहीं पाया, ठीक है। जितना आप लोगों ने समझा वो भी बहुत काम का है। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।